नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की असली कहानी कहाँ लिखी है? ये लिखी है हमारी मिट्टी में। जी हाँ, वही मिट्टी जो हमारी खेती, हमारी संस्कृति और असल में हमारे पूरे जीवन का आधार है। तो आज हम भारत की मिट्टियों की इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतरेंगे। उनके प्रकार, उनकी बनावट और एग्जाम के लिए जो जरूरी बातें हैं, उन सबको समझेंगे। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इस नक्शे के साथ। जरा इस पर नजर डालिए। कितने सारे रंग हैं, है ना? हर रंग एक अलग मिट्टी की कहानी सुना रहा है। ऊपर देखिए, ये जो गहरा हरा रंग है, ये है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, मतलब कि हमारी सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। अब थोड़ा नीचे आते हैं। भारत के दिल में ये जो गहरा काला रंग दिख रहा है, ये दक्कन के पठार की मशहूर काली मिट्टी है। और फिर दक्षिण और पूरब की तरफ ये लाल और नारंगी रंग देखिए, ये हैं लाल और लैटराइट मिट्टी। तो मतलब हर रंग एक अलग तरह की जमीन, एक अलग फसल। ये नक्शा ही अपने आप में बता रहा है कि भारत में मिट्टियों की कितनी ज्यादा वैरायटी है और यही चीज हमारी खेती को इतना खास बनाती है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो भारतीय मिट्टियों से एक जान पहचान करेंगे। फिर भारत की जो 4 सबसे मेन मिट्टियां हैं, उन पर डिटेल में बात करेंगे। कुछ और ज़रूरी सॉइल टाइप्स को भी समझेंगे और आखिर में सबका एक एनालिसिस करेंगे, उनकी हेल्थ पर बात करेंगे और सारी बातों को सम अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत की मिट्टियां। जानते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है और कौन सी मेन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस पर काम करती हैं। अच्छा, मिट्टी की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे पेडोलॉजी कहते हैं। और ये मिट्टी कोई 1-2 दिन में नहीं बनती, बल्कि हजारों साल लगते हैं इस प्रोसेस में। भारत में आईसीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये सबसे बड़ी संस्था है जो मिट्टियों को क्लासिफाई करती है। अब ये सिर्फ नाम नहीं देती मिट्टियों को, बल्कि ये हमारे किसानों को ये समझने में मदद करते हैं कि भाई किस मिट्टी में कौन सी फसल सबसे बढ़िया होगी और ये देश की फूड सिक्योरिटी के लिए कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। आईसीआर के हिसाब से भारत में 8 तरह की मुख्य मिट्टियां हैं। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। बात करते हैं भारत की मेजर सॉइल्स की, और यहां हम 4 मेन टाइप्स को एकदम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल की, यानी जलोढ़ मिट्टी की। जरा इस इन्फोग्राफिक को ध्यान से देखिए। नदी के पास की जो नई मिट्टी है उसे खादर कहते हैं और जो दूर की पुरानी मिट्टी है वो है बांगर। अब खादर ज्यादा उपजाऊ क्यों है? सीधी सी बात है, नदी हर साल बाढ़ के साथ एक नई परत बिछा जाती है। अब जरा इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पर नजर डालें। पोटैश और चूना तो इसमें खूब होता है, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी रहती है। और यही वजह है कि किसानों को यूरिया जैसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना पड़ता है। सोचिए, भारत के लगभग 43% हिस्से पे यही मिट्टी फैली है। धान गेहूं जैसी फसलों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। एक, ये भारत की सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी है, और दूसरी, ये गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये फैक्ट सीधा सीधा पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं काली मिट्टी की तरफ। इसका एक और नाम है रेगुर मिट्टी। इस तस्वीर में ये गहरी दरारें देख रहे हैं, यही इसका जादू है। इसे सेल्फ प्लाविंग या स्वतः जुताई कहते हैं। होता क्या है कि गीली होने पर यह मिट्टी फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़कर इसमें ऐसी गहरी दरारें बन जाती हैं। इससे हवा अपने आप जड़ों तक पहुंच जाती है। कमाल है ना? इसका काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत पानी सोखने की जबरदस्त क्षमता। इसीलिए तो इसे कपास की खेती के लिए बेस्ट माना जाता है। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? ये कपास की खेती के लिए मशहूर है और इसकी हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी की वजह से ये ड्राई फार्मिंग यानी शुष्क खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। बड़ी दिलचस्प बात है इसके बारे में। ये एक ही मिट्टी है जो सिर्फ पानी के संपर्क में आने से अपना रंग बदल लेती है। इस ग्राफिक में देखिए, जब ये सूखी होती है तो आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी मिलता है, इसका हाइड्रेशन होता है, तो यही मिट्टी पीली दिखने लगती है। ये ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बनती है और इसमें आयरन तो खूब होता है, पर यह जलोढ़ मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं होती। एग्जाम के लिहाज से क्या जरूरी है? ये जलोढ़ के बाद भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फैली हुई मिट्टी है। मिलेगी कहाँ? दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में। और क्योंकि यह पानी ज्यादा नहीं रोक पाती, इसलिए इसमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अगली मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। अब ये बनती कैसे है? एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं लीचिंग या निक्षालन। इस चित्र से समझिए। जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पानी मिट्टी के सारे जरूरी पोषक तत्व जैसे सिलिका
को घोलकर जमीन में नीचे ले जाता है। अब ऊपर क्या बचा? सिर्फ लोहा और एल्यूमीनियम जैसे भारी तत्व। इससे मिट्टी एकदम कठोर हो जाती है, इतनी कि सूखने पर यह बिल्कुल ईंट जैसी सख्त हो जाती है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल ईंटें बनाने में होता है। तो एग्जाम फैक्ट क्या है? इसका मेन यूज ईंटें और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में होता है। लेकिन हाँ, अगर सही से मैनेज किया जाए तो ये चाय, कॉफी और काजू जैसी प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए भी शानदार है। तो ये तो थी 4 प्रमुख मिट्टियां। अब जरा कुछ और जरूरी सॉइल टाइप्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जो भले ही कम इलाके में हैं, पर उनकी अपनी खासियतें हैं। पहले है एरिड सॉइल, यानी मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें नमक और फास्फोरस तो मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की बहुत कमी होती है, जो इसे ज्यादा उपजाऊ नहीं रहने देती। फिर है सेलाइन और एल्कलाइन मिट्टी। इसके लोकल नाम भी हैं रेह, ऊसर, कल्लर। पर अच्छी बात यह है कि इसका इलाज मुमकिन है। जिप्सम या पाइराइट्स का इस्तेमाल करके इसे सुधारा जा सकता है। और फिर आती है पीटी या मार्शी मिट्टी, मतलब दलदली मिट्टी। ये आपको तटीय उड़ीसा और केरला जैसे इलाकों में मिलेगी। इसमें ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर तो खूब होता है, लेकिन ये नेचर में एसिडिक होती है, जो हर फसल के लिए ठीक नहीं है। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहां हम इन सभी मिट्टियों का एक क्विक एनालिसिस करेंगे, उनकी हेल्थ को समझेंगे और मेन पॉइंट्स को समराइज करेंगे। आइए इस टेबल पर नजर डालते हैं। देखने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसे आसान बनाते हैं। जरा नाइट्रोजन वाले कॉलम को देखिए। इसमें लगभग सारी वैल्यूज लो या वेरी लो हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की ज्यादातर मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है, और इसीलिए किसानों को फर्टिलाइजर पर इतना डिपेंड रहना पड़ता है। अब जरा काली मिट्टी के लिए कैल्शियम वाला कॉलम देखिए। 2 से 6%। ये काफी ज्यादा है, और गन्ने जैसी फसलों के लिए बहुत ही बढ़िया है। किसी भी मिट्टी का हेल्थ उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे जरूरी है। ये जो पीएच स्केल है, ये बताता है कि खेती के लिए 6 से 7.5 के बीच का पीएच सबसे अच्छा माना जाता है। और मिट्टी की फर्टिलिटी का सीधा मतलब है उसमें ह्यूमस की मात्रा। अगली बार जब दाल खाएं तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ प्रोटीन नहीं ले रहे, बल्कि उन फसलों को सपोर्ट कर रहे हैं जो हवा से नाइट्रोजन लेकर हमारी मिट्टी को नेचुरली हेल्दी बनाती हैं। और हाँ, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ लगाने से बेहतर कोई उपाय नहीं है। और ये पिरामिड, ये तो एक तरह से पूरी कहानी को एक ही तस्वीर में समेट देता है। देखिए, पिरामिड का बेस यानी आधार है जलोढ़ मिट्टी का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा करीब 43% हिस्से पर है। फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, एरिया कम होता जाता है। दूसरे नंबर पर लाल मिट्टी, फिर काली, और चोटी पर है लैटेराइट मिट्टी। भारत में मिट्टियों के डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर याद रखने का ये एक बहुत ही शानदार तरीका है। तो आखिर में एक जरूरी सवाल हमारे सामने आता है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि भारतीय मिट्टियों में एक कॉमन कमी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की। अब ये जो चुनौती है, ये हमारी खेती के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है, और हम इसे सस्टेनेबल तरीकों से, मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, कैसे पूरा कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।